सोलो लेवलिंग के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग जिन्हो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। हॉस्पिटल में जितनी भी नर्स होती है वो उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि जिन्हो तो काफी हॉट बन गया है। वहीं पर एक नर्स को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि इतनी जल्दी जिन्हो के अंदर इतने सारे चेंजेस आ सकते हैं। जिसके बाद वो जिन्हो के रूम में जाती है और वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है जिन्हो की बॉडी को देखकर और मन में कहती है कि कितनी कमाल के मसल है, क्या हमेशा से इसकी बॉडी ऐसी थी। वहीं पर जिन्हो अब अपनी शर्ट पहन लेता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो कहती है कि तुम आज डिस्चार्ज हो रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जिन्हो कहता है काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर वो नर्स कहती है सुनकर खुशी हुई, जब तुम तैयार हो जाओ तो रिसेप्शन पर आ जाना, वहीं पर हम लोग सारे पेपर वर्क हैंडल कर लेंगे। तो जिन्हो भी मान जाता है और वो रेडी होने लगता है। तभी वो नर्स उससे उसका फोन नंबर मांगती है। जिन्हो सोचता है कि शायद से ये नंबर मेरा इसलिए मांग रही है क्योंकि जब मेरा टेस्ट रिजल्ट आएगा तो ये मुझे सेंड कर देगी। जिसके बाद वो उसे अपना नंबर दे देता है। अगले सीन में न्यूज में हम लोग बेक का इंटरव्यू देखते हैं। इंटरव्यूअर उसे कहते हैं कि आप तो काफी बिजी होंगे क्योंकि पूरी कंट्री में सिर्फ 7 ही एस रैंक के हंटर हैं और आप उनमें से एक हो। आपकी नॉर्मल लाइफ कैसी होती है? तो बेक कहते हैं कि मैं हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ और अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अगर एक बार तुम लड़ना भूल जाते हो तो तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स कमजोर हो जाती है। मेरे केस में जब मैं पहले एक फायर फाइटर हुआ करता था तभी से मैंने डेली ट्रेनिंग करने की आदत डाल ली थी क्योंकि अगर मैं कोई सी छोटी सी भी गलती करता हूँ तो मेरे साथ ही इंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए मैं डेली ट्रेनिंग करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि इस इंटरव्यू को जीना देख रही होती है। उसे रियलाइज होता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसलिए वो अब जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। वो जैसी बाहर आती है वो देखती है कि उसका बड़ा भाई जिन्हो सोकर उठ चुका है। वो उसे देखकर पूछती है क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? जिस पर जिन्हो कहता है हाँ थोड़ी सी। ये सुनकर उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हारी हाइट भी थोड़ी बढ़ चुकी है, क्या एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसा हुआ है? लगता है लड़के जब एडल्ट बनते रहते हैं तो वो ग्रो करते रहते हैं। जिसके बाद वो स्कूल जा रही होती है। जिन्हो उसे कहते हैं कि अपना अम्ब्रेला लेकर जाओ, जिस पर उसकी बहन कहती है नहीं अम्ब्रेला काफी भारी है। ये सुनकर जिन्हो अब उसे जबरदस्ती वो अम्ब्रेला दे देता है और उसे स्कूल भेज देता है। जिसके बाद जीना भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिन्हो वापस से हॉल रूम में आता है। वो कहने लगता है कि आज की रनिंग में बाद में कर लूंगा, मेरी मसल भी बढ़ गई है, क्या ये सब मेरी स्टैट की वजह से हुई है? अगर ऐसे में लेवल अप करता रहा तो लगता है कि मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। वो कहता है कि उसे जो पहले पॉइंट्स मिले थे उसे उसने अभी तक यूज नहीं किया है। वो सोच रहा होता है कि इन्हें वो कहाँ यूज करे। थोड़ा सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपनी एजिलिटी को बढ़ाएगा क्योंकि अगर वही ज्यादा नहीं होगी तो उसके अटैक हिट नहीं होंगे। वो थोड़ा और भी सोचते हुए डिसाइड करता है कि वो अपनी एजिलिटी को बढ़ाएगा और वो ऐसे ही करता है। तभी उसे कॉल आता है। वो बंदा जिन्हो से कहता है कि अभी तुमने इस महीने का रेंट पे नहीं किया है। ये सुनकर जिन्हो से माफी मांगता है और कहता है माफ करना मैं हॉस्पिटल में था। तो बंदा उसे कहता है कि अगर तुम्हें जरूरत है तो रेंट तुम बाद में दे देना। तो जिन्हो कहते नहीं नहीं मैं रेंट तुम्हें अभी ही दे दूंगा। तब वो बंदा कहते ठीक है। जिन्हो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता है कि जो चीज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो रीअवेकनिंग है या नहीं, लेकिन अभी मैं गॉब्लिन्स को काफी आराम से मार पाता हूँ जिससे रेंट को पे करना भी इजी हो गया है। लेकिन फिर भी ये इतना भी इजी नहीं है। अच्छा खासा पैसे कमाने के लिए मुझे हायर रैंक के गेट के अंदर जाना होगा, लेकिन मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ तो मुझे कोई उन गेट के अंदर जाने नहीं देगा। क्या मुझे रीअप्रेस करना चाहिए अपने आप को? क्योंकि अगर मेरी हायर रैंक हो गई होगी तो मैं अच्छे गेट के अंदर जा पाऊंगा और अगर मुझ पर और अटेंशन आएगी तो मैं और पैसे कमा पाऊंगा। लेकिन मैं काफी स्टैंड आउट करूंगा क्योंकि रीअवेकनिंग काफी ज्यादा रेयर होती है। क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कि एक हंटर लेवल अप करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इससे लोगों को मुझ पर और ज्यादा शक होगा। तो जब तक मैं अपने आप को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता हूँ और पता नहीं लगा पाता हूँ कि आखिर ये पावर क्या है, तब तक मुझे अपने आप को रीअप्रेस नहीं करवाना चाहिए। जिसके बाद अब उसे एक जॉब की नोटिफिकेशन आती है। वह वहाँ पर पहुँचता है। वो दौड़ कर यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी जितनी भी क्वेस्ट होती है जैसे कि 10 किलोमीटर रनिंग वो भी पूरी हो जाती है और उसे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तभी वहाँ पर उसके सामने काफी सारे हंटर्स आ जाते हैं। उनका लीडर होता है हुआंग जो कि जाकर जिन्हो से हाथ मिलाता है। तो बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि हम भी जिन्हो को जानते हैं, ये काफी ज्यादा फेमस है, लोग इसे मैनकाइंड का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। वो लोग अब जिन्हो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसलिए हुआंग अब जिन्हो से माफी मांगते हैं उसके साथियों के लिए। तो जिन्हो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे क्या काम करना है वैसे? तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ कोटा पूरे करने हैं। हम लोग सी रैंक के डंजन में जाएंगे जिसमें कम से कम हम लोग को 8 लोगों की जरूरत पड़ेगी एंटर करने के लिए, जिसमें आधे मेंबर सी रैंक के होने चाहिए। तुम्हें अंदर जाकर लड़ाई नहीं करनी है, इसलिए हम लोग तुम्हें कोई भी जो भी लूट मिलेगा वो नहीं देंगे, लेकिन हमारे साथ आने के लिए हम लोग तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर जिन्हो अब उन लोगों को अच्छे से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उनके ग्रुप के अंदर 4 सी रैंक के हैं और 2 सब डी रैंक के हैं। जिन्हो अब उस लीडर से कहते हैं ठीक है वैसे मुझे करना क्या है? तो वो कहते हैं कि तुम्हें हमारा सामान उठाना है। सामान सारा बैग के अंदर है, उस बैग के अंदर खाने पीने का सामान है और साथ में एक्स्ट्रा कपड़े भी और गेट्स भी। तो जिन्हो कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या वैसे हम लोग अंदर बिना हीलर के जाने वाले हैं? तो आप कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि हम जैसी इंडिपेंडेंट पार्टीज को हीलर रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम अपनी सारी रेड हीलर के बिना ही करते हैं, तो चिंता मत करो। ये सुनकर जिन्हो सोचता है कि ये तो एक ऐसी स्क्वाड है जिसके अंदर टैंक है और डैमेज डीलर, ये तो काफी क्रेजी स्क्वाड है, हमारे साथ हीलर ना होना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। हुआ कब जिन्हो से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, अगर डंजन के अंदर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तब जिन्हो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है और जिन्हो से कहता है कि लगता है हम लोग यहाँ पर सेम रीजन की वजह से आए हैं। वो बंदा बताता है मेरा नाम यो जिनो है और मैं 21 ईयर का हूँ और मेरी रैंक डी है, मैं भी यहाँ पर क्वार्टर पूरे करने आया हूँ। जिन्हो उसे देखकर कहता है कि इसने जो आर्मर पहन रखा है इसे देखकर लगता है कि इसकी फैमिली काफी अमीर है। यो अब जिन्हो से कहते हैं कि क्या तुम पहली बार एक सी रैंक के डंजन में जा रहे हो? चिंता मत करो मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। ये सुनकर जिन्हो अब उसे एक स्मग देता है। जिसके बाद वो सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं डंजन में जाने के लिए। यो जिन्हो से कहता है कि तुम्हारा सामान थोड़ा भारी लग रहा है, क्या तुम ठीक हो? तो जिन्हो कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिया पूछने के लिए। ये सुनकर यो से कहते हैं कि मैं तुमसे यंग हूँ, तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तो जिन्हो भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग उस गेट के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो जो गेट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। वो लोग कहने लगते हैं कि क्या सही में ये एक सी रैंक का डंजन है? तो वहाँ कहते हैं कि एसोसिएशन ने 2 बार चेक किया है, ये सी रैंक का ही है। वहाँ पर यो कहते हैं कि ये गेट तो काफी बड़ा है, क्या हम लोग ठीक रहेंगे? तो जिन्हो कहते हैं कि गेट का साइज इतना मैटर नहीं करता है, गेट में से जितनी लेवल की मैजिक पावर निकल रही है उससे फर्क पड़ता है। एसोसिएशन यही मैसेज करती है जब वो किसी गेट को रैंक देती है। तब कोई भी गेट जो कि डेंजरस होता है जैसे कि बी रैंक का या फिर उससे हाई रैंक का, तो उसे कोई बड़ी गेट हैंडल करती है। सी रैंक के गेट या फिर उससे नीचे वाले गेट इतने ज्यादा बुरे नहीं होते हैं। ये सुनकर यो से कहते हैं कि तुम्हें तो काफी कुछ पता है। इस पर जिन्हो कहता है कि मैं काफी समय से हंटर हूँ तो मुझे ये सब के बारे में पता है। जिन्हो अपने मन में कहता है कि पहले
मैंने कभी एक सी रैंक के डंजन को टैकल नहीं किया है, जिसके बाद वो सभी लोग अब उस गेट के अंदर आ जाते हैं। एक हंटर अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कर देता है। हुआंग कहने लगता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं है और कोई लाइट भी नहीं है, ज्यादातर डंजन तो ग्लो स्टोन से भरे होते हैं। वहीं जिनको कहने लगता है कि ये डंजन तो मुझे वो स्टैचू वाले डंजन की याद दिला रहा है। वहीं यो से पूछता है कि ग्लो स्टोन क्या होते हैं, जिस पर जिनको बताता है कि वो रॉक होते हैं जो कि ऐसे ही केव जैसे डंजन में दिखते हैं, उनमें से थोड़ी रोशनी भी निकलती है। वो वॉल और फ्लोर को कवर कर लेते हैं जिससे कि डंजन के अंदर थोड़ी रोशनी रहती है। ये सुनकर यो कहता है कि मैजिकल बीस्ट से हम लोग को ऐसे स्टोन मिलते हैं और डंजन से हम लोग माना स्टोन्स को माइन कर सकते हैं और ग्लो स्टोन जो कि केव को लाइट अप करते हैं। काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये सुनकर जिनको कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। जिसके बाद वो लोग अब अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर यो अब जिंगू से कहते हैं कि क्या ऐसे भी डंजन होते हैं जिनके अंदर मैजिकल बीस्ट नहीं होते हैं। तभी जिंगू से चुप कराता है और वो सुनने लगता है। वो मन में कहते हैं कि मोशस यहीं पर है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को दिखाया नहीं है। मोशस के बारे में बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है और वो लोग भी रेडी हो जाते हैं। वहीं जिंगू थोड़ा सोचता है और सभी को बताता है कि यहाँ पर इंसेक्ट मोस्टर है। ये सुनकर सभी लोग अब ढूंढने लगते हैं कि आखिर मोशस कहाँ पर है, लेकिन उन्हें वो मोशस नहीं दिख रहे होते हैं। वहीं जिंगू आवाज को अच्छे से सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि मोशस ऊपर से हमला करने वाले हैं। वो ये बात अब सभी को बताता है। हम लोग अब देखते हैं कि ऊपर से काफी सारे मोशस गिरने लगते हैं। उन्हें देखकर एक हंटर अपनी पावर्स का उनके ऊपर यूज करता है और मोशस को अलग अलग बिखरा देता है और अब बाकी सभी लोग भी मोशस के ऊपर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। वहीं पर यो जाकर जिंगू को डिफेंड कर रहा होता है। तभी हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके सभी मोस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सभी मोस्टर अब उसी की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर जिंगू उसकी तारीफ करता है और अब वो सभी लोग मिलकर अब उन मोस्टर्स को मार रहे होते हैं। तभी वही वाला हंटर एक काफी पावरफुल मैजिक का यूज करता है जिससे कि वो सभी मोस्टर्स को एक आग के ढेर में फेंक देता है और वो सभी लोग मिलकर बचे कुछ मोस्टर्स को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर जिंगू सोच रहा होता है कि ये ग्रुप तो काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है। लगता है ये लोग काफी समय से एक साथ काम करते आ रहे हैं। एक हीलर की तो कमी है लेकिन फिर भी ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर यो के अंदर भी थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो उसके आर्मर वगैरह है। वहीं पर अब यो एक मोस्टर को मार देता है और अब वो काफी खुश होकर जिंगू की तरफ एक स्माइल करता है। तो जिंगू भी अब उसे हल्की सी स्माइल दे देता है। वो सोचने लगता है कि ये सभी लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तब एक मोस्टर जिंगू के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर जिंगू उसे एक हल्की सी लात मार के काफी आराम से खत्म कर देता है। इसी तरीके से वो सभी लोग उन सभी मोस्टर्स को खत्म कर देते हैं। हुआंग अब सभी से कहते हैं कि हम लोग सारे एसेंस स्टोन्स को इकट्ठा करेंगे और 7 लोगों में बांटेंगे। ये सुनकर सभी लोग लग जाते हैं उन मोस्टर से सारे एसेंस स्टोन को बाहर निकालने में। तभी हुआंग जिंगू के पास आते हैं और कहते हैं शुक्रिया पहले मदद करने के लिए। तुमने कैसे नोटिस किया कि मोस्टर ऊपर से आने वाले हैं? तो जिंगू कहते हैं कि ये तो बस इंस्टिंक्ट थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट तो काफी ज्यादा शार्प है, तुमने हमें बचा लिया। तभी उसका साथी हुआंग से कहते हैं कि इस मोस्टर के ऊपर जो चोट लगी है वो थोड़ी अजीब है। इसके ऊपर तलवार से हमला नहीं किया गया है, मैजिक से भी हमला नहीं किया गया है। ऐसा लगा है कि इनको पीसेस में तोड़ लिया गया हो। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक और ऐसा मोस्टर है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर हुआंग सोचता है कि यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोस्टर है जो कि इन इंसेक्ट मोस्टर को खा रहा है। तभी जिंगू यो से कहते हैं कि तुम्हारी स्वॉर्ड और शील्ड तो काफी महंगी लग रही है। तो कहते हैं हाँ ये मेरी पहली रेड है, तो मेरे फादर ने ये मुझे दिलाए हैं। वैसे क्या तुमने देखा कि मैंने मोस्टर को कैसे हराया? तो जिंगू कहते हैं हाँ मैंने देखा, वैसे मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा और केयरफुल होना चाहिए। अगले सीन में हम लोग को बेग की गिल्ड दिखाई जाती है जहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है, जिसे सुनकर एक बंदा डर जाता है और कहते हैं कि ये कैसी आवाज थी, क्या बम फूट रहे हैं? तो दूसरा बंदा उसे कहते हैं चिंता मत करो, ये आवाज यहाँ पर हमेशा आती है। गिल्ड मास्टर बेग ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग को अब बेग को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग में एक काफी बड़े पत्थर को एक ही हिट में तोड़ देता है। बेग अब अपने साथी से कहता है कि जल्दी से यहाँ की सफाई करो, जिसके बाद वापस उन लोग को दिखाया जाता है। यो कहने लगता है कि रास्ता तो काफी लंबा लग रहा है। तब जिंगू से कहते हैं कि डंजन का साइज उसके रैंक पर डिपेंड नहीं करता है। तो यो कहते हैं हाँ तुमने ये पहले बताया था, क्या इसका मतलब है कि ये डंजन बड़ा है लेकिन फिर भी ज्यादा खाली होगा? तो जिंगू कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर इतना सारा सामान लेकर चलना कितना मुश्किल होता होगा, क्या तुम ठीक तो हो ना? तो जिंगू कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी इतना छोटा काम करके मुझे इतने सारे पैसे जो मिल रहे हैं। जिंगू अब अपने मन में कहते हैं कि काफी सारे पैसे मिल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उसे अब याद आता है कि उसने सॉन्ग से कुछ बात करी थी। वो लोग अब आगे जा रहे होते हैं और देखते हैं कि जितने जो मोस्टर्स हैं वो घायल हैं। इसका मतलब इनके जो बॉस होगा वो आगे ही है। वो अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि आगे जाले लगे हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि आगे बॉस का रूम होगा। वो अब वहाँ के जालों को काट कर आगे बढ़ते हैं और एक रूम में आते हैं जहाँ पर काफी सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं और इनकी कीमत बिलियंस पैसों में है। ये देखकर एक बंदा हुआंग से कहते हैं कि आपका भाई तो आपसे काफी जेलस होगा कि आपको इतने सारे मिल गए हैं। हुआंग अब अपने मन में कहते हैं दोंगसू ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं तुमसे कहा था, छोटे भाई तुम हर बार सही नहीं होते हो और ये मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। इतने सारे माना क्रिस्टल्स का मैं यूज करूंगा अपनी स्ट्राइक टीम को ग्रो कराने के लिए। हम लोग इसे 7 लोगों में बांटेंगे तो सभी को 100 मिलियन मिलेंगे। तब यो जिंगू के पास आता है और कहते हैं क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो जो कि तुमने साइन किया था? मैं लीगल चीजों में थोड़ा अच्छा हूँ। ये सुनकर जिंगू अब उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और अब यो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुआंग के पास आता है और उसे कहते हैं कि जिंगू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि मोस्टर से जो लूट मिलेगी वो उसे नहीं मिलेगी, लेकिन जो माना क्रिस्टल्स है वो किसी मोस्टर से नहीं मिले हैं तो इनका हिस्सा जिंगू को भी तो मिलना चाहिए। वो सुनकर हुआंग कहता है हाँ मिलना चाहिए, हम लोग उसे दे देंगे, लेकिन हमें सबसे पहले उस बॉस को हराना होगा। तुम्हें ये बात रियलाइज तो हो ही गई होगी कि जब हम लोग इस बॉस को हरा देंगे तो गेट बंद हो जाएगा, तो स्पाइडर से लड़ने से पहले हमें इस माना क्रिस्टल्स को माइन करके यहाँ से ले जाना होगा। अच्छी बात तो ये है कि ये स्पाइडर सो रहा है, तब यहाँ खुदाई कर सकते हैं। वो अपने साथी से कहता है कि खुदाई का सामान कहाँ पर है? तो बंदा कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे माना क्रिस्टल्स होंगे, इसे मैं सामान को पीछे छोड़ दिया है, तो चलो उसे लेकर आते हैं। तो वह कहते ठीक है। वो अब जिंगू और यो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना और चीजों पर नजर रखना, हम लोग माइनिंग करने का सामान लेकर आते हैं इतने। वो सुनकर यो कहते हैं कि तो थोड़ा डेंजरस है कि मैं और जिंगू यहाँ पर अकेले हैं। तो वहाँ मुझे कहते हैं कि तुम लोग ऐसी रेड पर पहली बार आए हो ना, मुझ
पर ट्रस्ट करो। ये स्पाइडर सो रहा है, लगता है इसने अभी भी खाना खाया है। जब तक उसे परेशान नहीं करोगे वो उठेगा नहीं। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर अब जिन्हों सोचता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग एक सी रैंक के डंजन में जाने के लिए 8 मेंबर्स लगते हैं। अगर मुझे और यो को हटा दोगे तो उनकी स्ट्राइक टीम के अंदर 6 लोग हो गए। उन्होंने कहा था कि वो अपनी सारी रेड्स में बिना हीलर के आते हैं। इसका मतलब ये लोग सी रैंक के डंजन में पहले भी आ चुके हैं, तो इनके पास तो 8 मेंबर्स पहले से ही होने चाहिए जो कि इनकी पिछली मिशन के अंदर आए थे। तो इन्होंने हम लोग को क्यों बुलाया? तभी हम लोग वांग को देखते हैं जो कि अपने साथी से कहता है कि बॉस चैम्बर के गेट को बंद कर दो। ये सुनकर उसका साथी अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ का गेट बंद हो जाता है और यो और जिन्नू वहाँ पर अकेले हो जाते हैं। वो देखकर यो कहते हैं कि उन लोगों ने हमें धोखा दे दिया। वहीं पर जिन्नू मन में कहता है कि मुझे पता था कि ये लोग ऐसे ही होंगे। वो अब याद करते हैं कि उसने सॉन्ग से बात करी थी। सॉन्ग ने उसे कहा था कि ऐसे काम में तुम काफी बुरे लोगों से मिलोगे, ये काम डेंजरस होता है, तो एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। इन एक्सीडेंट पर ज्यादा लोग गौर नहीं करते हैं। कुछ लोग क्राइम करते हैं और दुनिया को पता नहीं चलता है कि उन लोगों ने क्या क्राइम किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि डंजन्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे थोड़ी होते हैं, और अगर कोई भी जिंदा विटनेस नहीं होंगे तो कोई भी एविडेंस नहीं होंगे। कभी कभार वो बुरे लोग कमजोर लोगों का यूज करते हैं, उन्हें दुश्मनों का चारा बना देते हैं और उन्हें अबैंडन कर देते हैं। वहाँ पर अब यो कहने लगता है कि कुछ माना क्रिस्टल्स के लिए ये लोग हमें मारना चाह रहे हैं। मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, हम लोग फंस गए। वो सुनकर जिन्नू कहता है नहीं, अगर हम लोग वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करते वो लोग हमें मारने के लिए पहले से तैयार थे, बस हमें एक गलती करनी थी। तभी लोग देखते हैं काफी सारी आवाज की वजह से वो स्पाइडर उड़ जाता है और नीचे आने लगता है। ये देखकर यो जिन्नू से कहता है मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। वहीं पर अब जिन्नू सोचते हैं कि हम लोग यहाँ से पहले बाहर निकल जाते हैं, अगर हमें जरूरत है तो। हुआंग के साथ ही यही सोच रहे होंगे। वो स्पाइडर उनके सामने आ जाती है। जिन्नू कहने लगता है कि स्पाइडर सी रैंक का बॉस है और मैं ई रैंक